अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुसैन रज़ा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में 9th क्लास इंग्लिश के लेसन नंबर 8 जो एक पोइम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग के वर्ड मीनिंग और उर्दू के अंदर एक्सप्लेनेशन जो है ये आपसे मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इस पोइम के टाइटल को देखते हैं। स्टॉपिंग स्टॉपिंग का मतलब होता है कयाम करना, रुकना। स्टॉप मतलब रुकना। बाय वुड्स जंगल में। ऑन अ स्नोई इवनिंग, स्नोई स्नो से निकला, स्नो कहते हैं बर्फ को, तो स्नोई का मतलब होगा बर्फानी, इवनिंग शाम। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, बर्फानी शाम को या सर्द शाम को जंगल में कयाम, जंगल में रुकना। ये जो पोइम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी मोस्टली जो पोइट्री है वो नेचर के बारे में लिखी है और ये पोइम भी जो है ये नेचर को ही शो कर रही है। तो लाइन बाय लाइन पहले इसके वर्ड मीनिंग और उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन, और जो ही जो है एक स्टैंजा खत्म होगा फिर उसके बाद मैं उर्दू के अंदर इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट लाइन है हुज किसके, वुड्स जंगलात, दीज ये, आर हैं। हुज वुड्स दीज आर, ये जंगलात किसके हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है, आई नो मैं जानता हूं। हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो, ये जंगलात किसके हैं, मेरा ख्याल है मैं जानता हूं। हिज हाउस उसका घर, इज है इन द विलेज गांव में, दो अगरचे। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, अगरचे उसका घर गांव में है। ही वो विल नॉट सी, नहीं देख पाएगा। मी मुझे, स्टॉपिंग रुका हुआ हूं, हेयर यहां। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, वो नहीं देख पाएगा कि मैं यहां रुका हुआ हूं। टू वॉच देख रहा हूं। हिज वुड्स उसके जंगल को, फिल अप जो लदा हुआ है, जो भरा हुआ है, विद स्नो बर्फ से। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, के बर्फ से लदे उसके जंगल को देख रहा हूं। इस स्टैंजा के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है वो अपने एक जर्नी सफर के बारे में बयान किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो किसी सफर के सिलसिले में कहीं जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर उन्होंने देखा कि एक जंगल है। फिर वो कहते हैं कि उस जंगल के अंदर वो इतनी खूबसूरती है, बर्फबारी हो रही है, तो ही वॉज फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ वुड्स। तो वो उस खूबसूरती से, जो जंगल की खूबसूरती सी, उससे जो है वो उनको लुत्फानंदोज होने लगे, वो उनसे मशहूर हो गए। इस वजह से उन्होंने अब वो किसी भी जिस भी सिलसिले के अंदर काम करने जा रहे थे उन्होंने उसको छोड़ के, जंगल की खूबसूरती सी इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपने उस काम को छोड़ा और जंगल की तरफ लौट के जंगल की तरफ चले गए। तो वो कहते हैं कि ये जंगल जिस बंदे का भी है, वो कहते हैं मुझे मालूम है कि ये किस बंदे का है। और वो कहते हैं जिस बंदे का ये जंगल है, ये जंगलात है, उसका घर गांव में है और उसको पता नहीं चलेगा कि मैं जो है उसके जंगल के अंदर जो है वो दाखिल हो गया हूं। और उसका जंगल जो है, अब वो यहाँ मंजर कशी बयान कर रहे हैं कि बर्फबारी हो रही है और बहुत ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से सर्दी भी है डेफिनेटली। तो इस वजह से वो कहते हैं कि ये जो जंगल है वहां बर्फबारी हो रही है। तो यहाँ पे पोइट ये कहना चाहते हैं कि जिस बंदे का ये जंगल है, अक्सर औकात किसी भी बंदे का गार्डन हो, बाग हो, वो ये ख्याल रखता है कि मेरे बाग के अंदर लोग जो है वो दाखिल ना हो। वो इस वजह से दाखिल ना हो कि कहीं वो इसकी खूबसूरती या इसके अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं वो इसको खराब ना कर दें। तो शायद इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिस बंदे का ये जंगल है उसका घर जो है वो गांव में है। गांव मेरे ख्याल से इस जगह के जहां ये जंगल है पास होगा या दूर होगा, जहां कहीं भी है, मतलब यह है कि वो कुछ फासले पे है, तो उसको पता नहीं चल पाएगा। पोइट कहते हैं कि मैं उसके जंगल के अंदर दाखिल हो गया हूं और
फिर वो वहां जंगल में जब दाखिल होते हैं वहां की मंजर कशी बयान कर रहे हैं कि उस जंगल के अंदर जो है वो बर्फबारी हो रही है। सेकंड स्टैंजा है माई लिटिल हॉर्स, मेरा छोटा घोड़ा। और कुछ बुक्स वालों ने यहां लिखा है मेरा ना तजुर्बेकार घोड़ा। मस्ट थिंक, जरूर सोचेगा। इट, इसे। ख्वार, अजीब, मेरा छोटा घोड़ा इस बात को अजीब समझेगा। टू स्टॉप, के रुक गया हूं। विदाउट, बगैर। अ फार्म हाउस, एक डेरे के। नियर, करीब। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, के करीब कोई डेरा भी नहीं है, मैं वहां रुक गया हूं। बिटवीन, दरमियान। द वुड्स, जंगल के। एंड, और। फ्रोजन लेक, जमी हुई झील के। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जमी हुई झील के और जंगल के दरमियान। द डार्केस्ट, तारीक तरीन। इवनिंग, शाम। ऑफ द ईयर, साल की। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ये साल की तारीक तरीन शाम है। सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन के अंदर शायर जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो क्योंकि ये 1874 के अंदर जो है ये पैदा हुए हैं, तो इस सेंचुरी के अंदर ज्यादा जो था वो गाड़ियां वगैरह बहुत कम होंगी इस्तेमाल की जाए, ज्यादातर जो है वो सफर के लिए घोड़े और इन जानवरों को इस्तेमाल किया जाता था। तो शायर जो है वो कहते हैं कि मैं अपने घोड़े के ऊपर किसी भी काम के सिलसिले में जा रहा था, तो मैंने जब देखा है कि एक जंगल है बड़ा खूबसूरत है और इसके अंदर बर्फबारी भी हो रही है, तो वो जंगल की इस खूबसूरती को से लुत्फ अंदोज होने के लिए उस जंगल के अंदर दाखिल होते हैं। तो कहते हैं कि मेरा जो छोटा घोड़ा है वो इस बात को अजीब समझ रहा है। अब यहाँ छोटा घोड़ा जो है असल में इस पोएम के मीनिंग जो है वो सरफेस भी है और डीप भी है। सरफेस कहते हैं किसी भी लफ्ज का सीधा सीधा मतलब, और डीप कहते हैं जरा डीपली जाके गहराई के साथ। जैसे मैं मिसाल देता हूं, एक लफ्ज है रेड। रेड का मतलब अगर हम देखें तो ये एक कलर का नाम है विच इज लाइक ब्लड, जो खून की तरह होता है, ये इसका सरफेस मीनिंग है। और अगर कहीं पे कोई रेड जो है वो कोई निशान वगैरह या कोई चीज लगी हुई हो तो इसका मतलब ये है कि वहां खतरा है, तो ये उसका डीप मीनिंग है। तो इस पोएम के अंदर जो है अक्सर जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं उनका जो है वो डीप मीनिंग लिया गया है। तो यहाँ पे घोड़े से मुराद असल में शायर मुराद उनकी सोल, उनका जो जमीर है वो मुराद लिया जा रहा है। वो ये बात कह रहे हैं कि मेरा छोटा घोड़ा या मेरा ना तजुर्बेकार घोड़ा, तो यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो मेरा जमीर है वो जो है इस बात को अजीब समझ रहा है। किस बात को? टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, के करीब कोई डेरा भी नहीं है, वहां मैं रुक गया हूं। अक्सर लोग जो जानवर पालते हैं वो हमेशा जब भी किसी सफर पे जाए तो हमेशा अपने जानवर को अगर वहां कोई धूप वगैरह कोई इस तरह तो हमेशा छांव में बांधेंगे, क्योंकि यहाँ धूप का तो कोई सीन नहीं है। यहाँ पे बर्फबारी की बात हो रही है तो कोई पत्ते वगैरह कोई ग्रीनरी कोई सब्जा वगैरह हो तो वहां अपने घोड़े को जो है वो सफर के दौरान सुस्ताने के लिए आराम करने के लिए जो है वहां रोक देते हैं। तो यही बात करने हैं कि मेरा जो घोड़ा है जिसपे मैं सफर कर रहा हूं, जब मैं यहाँ पे रुका हूं तो वो जब देखता है कि जंगल के अंदर हर तरफ बर्फबारी ही है, कोई सब्जा वगैरह इस तरह की चीज नहीं है, तो मेरा घोड़ा जो है वो इस बात को अजीब समझता है कि कोई सुस्ताने की जगह नहीं है, आराम करने की जगह नहीं है, जिसको हम डेरा बोलते हैं वहां। तो उसको घोड़ा जो है वो इस बात को अजीब समझ रहा है कि यहाँ हम क्यों रुक गए हैं। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, कि यहाँ जो जंगल है उसके दरमियान, और क्योंकि बर्फबारी हो रही है और झील जो है वहां पे वो बर्फबारी की वजह से उसका जो पानी है झील का वो जम गया है। और शायर कहते हैं द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ये साल की तारीक तरीन शाम है। साल के लिहाज से दिन बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, क्योंकि सर्कल है एक नेचर की तरफ से, वक्त का ये कम भी होता है ज्यादा भी होता रहता है। जैसे सर्दियों के दिन जो है वो छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं, गर्मियों की रातें जो है वो मुख्तसर होती हैं और दिन बड़े होते हैं। इसी तरह कुछ रातें ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा तारीक होती हैं, जैसे अमावस की रात है, और कुछ रातें ऐसी होती हैं जो वहां रोशनी जो है आम दिनों की जगह जो है वो ज्यादा होती है। जैसे चांदनी रात हो गई तो वहां आम दिनों की निस्बत ज्यादा जो है वो रोशनी होती है। तो शायर कहते हैं कि ये जो आज की शाम है, शाम को वो
सफर पे जो है जंगल की खूबसूरती की वजह से उन्होंने सफर को खत्म करके जंगल देखने लगे। तो शायर कहते हैं ये जो शाम है ये साल की तारीक तरीन शाम है। ऐसा लगता है पूरे साल की रातों को अगर देखा जाए तो उन रातों की निस्बत आज वाली जो रात है ये तारीक तरीन है। और यहाँ तारीक तरीन का मीनिंग इस तरह भी लिया जा सकता है कि जैसे जो है वो तारीकी इस तरह छा जाती है कि जंगल के अंदर दरख्त वगैरह होते हैं तो वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज होते हैं, और जहां कहीं भी ज्यादा रश वाली जगह हो, जैसे हमारे यहाँ इमारतें बहुत ज्यादा हों तो वहां आपको तारीकी महसूस, आप जो ही खुले सड़क पे निकलेंगे तो उस जगह की निस्बत आपको वहां रोशनी ज्यादा जो है वो दिखाई देगी। तो यही बात शायर कर रहे हैं कि ये साल की तारीख तरीन शाम लग रही है मुझे। इसका थर्ड स्टैंजा है, ही वो गिव्स देता है, हिज हार्नेस अपनी लगाम को, जीन को, बेल्स घंटियों, अशेक एक झटका, वो अपनी लगाम की या जीन की घंटियों को एक झटका देता है। तो आस्क ये पूछने के लिए, इफ आया के देयर इज सम मिस्टेक, क्या क्या कोई गलती हो गई है या क्या कोई गड़बड़ है। द ओनली अदर, द ओनली सिर्फ, अदर दूसरी, साउंड आवाज, इज है, द स्वीप हवा के गुजरने की, ऑफ इजी विंड मुलायम हवा, एंड डाउनी फ्लेक और बर्फ के नर्म गोलों की। अब इस थर्ड स्टैंजा के अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर शायर अपने उसी घोड़े की बात को कर रहे हैं कि घोड़ा जो उसके गले के अंदर जो पट्टा होता है जिससे घोड़े को कंट्रोल कर रहा होता है घोड़ा चलाने वाला, तो उसके अंदर अक्सर जानवरों के, हमारे यहाँ अगर कोई चराने वाले हैं जैसे बकरियां, भेड़ें या इस तरह कोई भी जानवर हो, या भैंस हो गई, गाय हो गई, तो उसके गले के अंदर घंटियां अक्सर बांधी हुई होती हैं। तो वो भी यही बात करते हैं कि मेरा जो घोड़े के गले के अंदर जो घंटियां बंधी हुई हैं वो इनको जो है उनका घोड़ा, शायर का घोड़ा जो है उनको हिलाता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए कि क्या कोई गड़बड़ है। अक्सर जानवर चलते चलते जब अपना जो मुंह है वो जमीन की तरफ झुका ले और वहां मारना शुरू कर दे तो इससे मुराद है कि यहाँ जानवर को कोई मसला पेश आ गया। तो शायर का घोड़ा भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। तो इससे ये जानवर चराने वालों को पता है तो वो फौरन समझ जाते हैं कि जानवर के साथ कोई मसला पेश आ गया है या कोई इशू है। तो यही बात जो है वो घोड़ा जो है अपना मुंह जो है वो झुका के ये जाहिर करता है, वो अपनी घंटियों को इसलिए हिलाता है ताकि वो अपने मालिक को ये बावर करा सके कि मुझे जो है यहाँ कोई मसला पेश आ गया है। तो शायर कहते हैं जब वो इस तरह करता है तो मुझे ये मालूम होता है कि घोड़ा जो है मुझसे कोई शिकायत कर रहा है। और शायर फिर दोबारा यहाँ मंजर कशी बयान कर रहे हैं कि उस जंगल के अंदर जो है एक तो मेरा घोड़ा जो है वो अपनी घंटियों को हिला रहा है और वहां इतनी तारीकी है और इतनी खामोशी है, सकूत है, वहां पे जो हवा गुजर रही है उसकी भी आवाज सुनाई दे रही है। फिर वो कहते हैं हवा की बता रहे हैं, हवा किस किस्म की है, वो कहते हैं मुलायम हवा। मुलायम हवा मतलब बिल्कुल ठंडी ठंडी और सुकून देने वाली हवा है। और वहां जो है बर्फ के गोले जो है, क्योंकि बर्फबारी हो रही है तो बर्फ के गोले जो है वो जब जमीन के ऊपर गिरते हैं तो उनकी आवाज पैदा हो रही है। यानी कि इस स्टैंजा के अंदर, थर्ड स्टैंजा के अंदर शायर कहते हैं कि एक तो मेरे घोड़े की जो जीन है, जो लगाम है, उसकी अंदर जो बंधी हुई घंटियां हैं उसकी आवाज आ रही है, और दूसरी हवा के गुजरने की आवाज आ रही है। क्योंकि खामोशी की वजह से अक्सर हमारे यहाँ घरों के अंदर भी, हमारे कमरे में अगर क्लॉक घड़ी लगी हुई है तो बिल्कुल जब रात को खामोशी होती है, सुकून होता है, तो उस घड़ी की टिक टिक की भी हमें आवाज जो है वो सुनाई देती है। तो वहां बिल्कुल क्योंकि खामोशी है इस वजह से शायर कहते हैं वो भी आवाज मुझे, हवा के गुजरने की आवाज भी सुनाई दे रही है, और बर्फ के जो गोले हैं वो जो गिर रहे हैं उनकी भी आवाज सुनाई दे रही है। लास्ट स्टैंजा है इस पोइम का, द वुड्स जंगल आर हैं लवली प्यारे, डार्क तारीक एंड डीप और घने। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगलात प्यारे, घने और गहरे हैं। बट लेकिन आई हैव प्रोमिस टू कीप, मुझे अपना वादा निभाना है। मुझे अपने, सॉरी यहाँ पे प्रोमिस प्लूरल फॉर्म में है, तो मुझे अपने वादे निभाने हैं। एंड माइल्स और मीलों, टू गो सफर करना है, बिफोर आई स्लीप सोने से पहले। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मीलों सफर तय करना है। इस लास्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो यहाँ शायर बयान करें कि ये जो जंगलात है ये बहुत प्यारे हैं,
वहां की जो बर्फबारी का मंजर है और बर्फ के गोलों का गिरने का जो मंजर है वो शायर को बड़ा प्यारा लगा। और शायर कहते हैं ये तारीख है, क्योंकि जंगल के अंदर दरख्त जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं, तो वहां छांव सी जो है, इस तरह का अंधेरा जो है वो ज्यादा महसूस होता है आम जगह की निस्बत। तो इस वजह से शायर कहते हैं कि ये तारीख है, एंड डीप और घने हैं, क्योंकि दरख्त जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब है, इस वजह से घने हैं। फिर शायर कहते हैं बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यही जो लास्ट लाइंस है ये इस पोएम का कोर एंड क्रक्स है, लुब्बे लुबाब है। शायर कहते हैं मुझे अपने वादे निभाने हैं और मरने से पहले और सोने से पहले मीलों सफर तय करना है। असल में शायर जो थे वो किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे, सफर कर रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में जो ही ये खूबसूरती देखी, तो इस जंगल की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने के लिए वो इस जंगल में दाखिल होते हैं। यानी कि वो अपने काम को छोड़ के, काम को भूल के वो जो है जंगल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो यहाँ अब शायर को याद है, ओहो मुझे तो काम जाना था। तो यही बात करते हैं कि मुझे जो है अपने बहुत सारे वादे निभाने हैं, और जो है वो सोने से पहले, यहाँ सोना जो है ये दो किस्म का है। एक रूटीन का सोना, जैसे हम रात को सोते हैं सुबह अपना काम काज करके, तो अगर यही मीनिंग लिया जाए तो इससे मुराद ये एक कोई भी बंदा है वो सुबह से शाम तक उसके जिम्मे जो जिम्मेदारियां हैं वो उसको फुलफिल करनी होती है, पूरी करनी होती है। जैसे एक टीचर है, उसे जो है वो सुबह से शाम जो उसका टाइम है उसने पढ़ाना है, बच्चे हैं उन्होंने सुबह से शाम तक पढ़ना है, कोई शॉपकीपर है वो दुकान सुबह से शाम तक। इससे मुराद यह है कि किसी भी काम से वाबस्ता है से सुबह से शाम तक वो अपनी उस जिम्मेदारी के अंदर लगा रहता है। तो शाम को जब वो सोता है तो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके वो सोता है, एक ये मीनिंग है। और दूसरा जो अगर इसका डीप मीनिंग लिया जाए तो सोने से मुराद यहाँ स्लीप जो है ये डेथ को जाहिर कर रही है कि कोई भी इंसान है उसको मरने से पहले अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी है। हर बंदे के जिम्मे कोई ना कोई जो है वो जिम्मेदारियां हैं। इस दुनिया के अंदर कोई भी बंदा है उस पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो शायद यही बात कर रहा है कि हमें मरने से पहले अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। तो असल में इस पोइम के जरिए शायर ये पैगाम देना चाहते हैं कि नेचर के करीब इंसान रहे। वो एक कोटेशन है कि स्टे क्लोज टू नेचर एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर, कि अगर आप नेचर फितरत के करीब रहेंगे तो आपको हर चीज जो है वो बेहतर तरीके से समझ जो है वो आएगी। तो यहाँ शायद ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो लोग जो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों के अंदर हर वक्त खोए रहते हैं और नेचर से लुत्फ अंदोज नहीं होते, तो शायर कहते हैं ऐसी जिंदगी भी कोई काम की नहीं है। और ऐसे लोग जो हर वक्त जो है वो नेचर से लुत्फ अंदोज होते रहते हैं और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते, तो शायर कहते हैं ऐसी जिंदगी भी किसी काम की नहीं है। तो शायर ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को भी पूरा करें और नेचर से भी लुत्फ अंदोज हों। दोनों आपके काम के अंदर बैलेंस होना चाहिए। हर वक्त नेचर से लुत्फ अंदोज होकर जिंदगी की जिम्मेदारियों को ना भूलें, और ऐसा भी ना हो कि हर वक्त जिंदगी की जिम्मेदारियों में लगे रहें और नेचर जो है उससे लुत्फ अंदोज होना भूल जाएं। अल्लाह ताला ने ये कुदरत के जितने भी मनाजिर बनाए हैं ये इंसान की तस्कीन के लिए हैं, ताकि इंसान इनको देखे, और जब इंसान इन चीजों को देखता है तो उसका यकीन नेचर के ऊपर और ज्यादा पुख्ता हो जाता है कि कोई ऐसी हस्ती है जो इन तमाम चीजों पर कंट्रोल करती है। ये इंसान की इख्तियार में नहीं है ये चीजें। तो इसी तरह शायद इस पोइम के अंदर यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप जिंदगी की जिम्मेदारियों को भी बखूबी एहसन तरीके से सर अंजाम दें और नेचर से भी लुत्फ अंदोज हों। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप हमारे जो है लेक्चर के इस सिलसिले के साथ जुड़े रहें और रेगुलरली इनको देखते रहें। अगर आपको हमारे लेक्चर वगैरह पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ हमारी वीडियोस जो है वो भी शेयर करते रहें। थैंक यू।